हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है आपके क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना हिस्ट्री का चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बस उसी का ये पार्ट 2 है। बट उस चैप्टर में आपको पता है कि फ्रांस के बारे में बात थी, लेकिन इस चैप्टर में फ्रांस के साथ साथ और भी यूरोप के अंदर जो देश हैं वो सारे देश कैसे बने उसके बारे में पूरी स्ट्रगल की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा एक पेंटिंग, तो इस पेंटिंग के बारे में देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। जहां पे भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहां पे आपको टिक करने का बोल दूंगा और वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, तो इसने एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट्स की और उसने उसमें अपने सपनों की दुनिया को दिखाया था, ठीक है। इट वॉज अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। कैसी दुनिया? एक ऐसी दुनिया जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगे, यानी ऐसे नेशंस जो डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रिंट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग उसमें दिख रहे हैं। सभी उम्र के लोग हैं उसमें और सभी सोशल क्लास के लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े, बच्चे, सब लोग हैं। और ये सब लोग एक लंबी सी लाइन बना के लंबी सी लाइन में मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं, राइट, उसके तरफ से यहां से निकल रहे हैं। अब आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ना आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया था और यहां पे लिबर्टी के हाथ में एनलाइटमेंट की एक टॉर्च है, राइट। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में ना लिबर्टी को एक फीमेल फिगर दिखाया है और यहां पे उसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और आगे देखते हैं बच्चों, जमीन पर हमें इमेज के फोरग्राउंड में हमें तोड़े गए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स दिख रहे हैं। यहां पे दिख रहा है ये सब जो दिख रहा है वो पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हैं उनके सिंबल्स यहाँ पे हैं, डिक्टेटरशिप के सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोरियो की इस यूरोपियन विजन में दुनिया के अलग अलग नेशंस में ग्रुप्ड हैं जिनको उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से आप पहचान सकते हो, ठीक है। कैसे इंसान पहचान सकता है? इस पेंटिंग के अंदर उनके अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, उनके फ्लैग्स उनके हाथ में हैं, तो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे यार बहुत सारे अलग अलग देश हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रोसेशन में सबसे आगे, इस लाइन में सबसे आगे कौन है? जो यहाँ पे सबसे आगे निकल चुके हैं वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। क्यों इनको सबसे आगे रखा है? देखो, क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों नेशन स्टेट्स बन चुके थे, ये दोनों देश बन चुके थे। और फ्रांस भी यहां पे दिख रहा है ना। सो फ्रांस अपने ट्राई कलर फ्लैग से पहचाना जा सकता है। मैं आगे पढ़ रहा हूं बच्चों, ठीक है, यहां से, ठीक है। सो फ्रांस वहां पे अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग से पहचाना जा सकता है और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुका है। अब उसके पीछे पीछे कौन है वो देख लेते हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं और इनके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है और वो मार्च करते हुए वहां पे पहुंच रहे हैं उसके पीछे। और उस टाइम पे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? इस आर्टिस्ट ने उस टाइम पे जब ये इमेज बनाई थी तो उस वक्त जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन, एक देश नहीं था। तो भी इनके हाथ में जो फ्लैग है ना, तो फ्लैग क्या दिखाता है? वो फ्लैग दिखाता है कि इनके मन में जो लिबरल होप्स है ना, एक्सप्रेशन है, जो इनके मन में आशाएं हैं कि हम अपने देश को, हम अपने इन इलाकों को एक देश बनाएंगे, है ना, हम अलग अलग जर्मन स्पीकिंग इलाकों को एक करके एक देश बना देंगे। वो लिबरल होप्स यहाँ पे दिखाती है इनकी ये फ्लैग। अब जर्मनी के बाद कौन है पीछे? ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया। तो ये सब इसमें दिखते हैं। अब इस सीन के ऊपर आपको हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स दिख रहे होंगे, जो आर्टिस्ट ने फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे को दिखाने के लिए यूज किया है। यानी आर्टिस्ट ये बताना चाहता है कि सब नेशंस आपस में एकता और शांति से मिलजुल कर रह सकते हैं। दिस इज व्हाट द आर्टिस्ट वांट टू से, कि भले ही हमारे देश अलग हैं, सब कुछ अलग है, कॉस्ट्यूम्स अलग है, फ्लैग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोगों में भाईचारा है क्योंकि हम लोग एक ही भगवान को मानते हैं। ऐसा ये चैप्टर उन कई इश्यूज से डील करेगा जो सोरियो ने फिगर 1 में विजुअलाइज किए थे। और 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसे फोर्स के रूप में उभरा जिसने यूरोप की पॉलिटिकल और मेंटल दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आ गया। अब इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि मल्टीनेशनल जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे ना, उसकी जगह पे नेशन स्टेट्स बनने लगे।
यहाँ पे लिखा है ना मल्टीनेशनल डायनेस्टीज थी, तो उसके जगह पे क्या हुआ, नेशन स्टेट्स बनने लगे। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जहां एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, ठीक है, वो क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर अपना सोवरेन कंट्रोल रखती है। सोवरेन कंट्रोल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो भी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री होगी उसमें सिर्फ हमारा ही रूल होगा और हम किसी और के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये होता है सोवरेन कंट्रोल का मतलब। तो ये वाला जो आइडिया है वो सिटीजन्स के दिमाग में बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा था। लेकिन जो नेशन स्टेट होता है ना, नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट वो होता है जहां सिर्फ रूलर्स नहीं बल्कि मेजॉरिटी जो उसके सिटीजन्स हैं वो भी खुद, उनके अंदर भी मन में एक कॉमन आइडेंटिटी और एक शेयर्ड हिस्ट्री या डिसेंट महसूस करते हैं। अब ये कॉमननेस हमेशा से थी क्या? नहीं, ये स्ट्रगल्स और लीडर्स के एक्शंस और आम लोगों के एफर्ट से बनी थी। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी यूरोप में कैसे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म का जन्म हुआ। यानी ये चैप्टर बताएगा कि कैसे लोगों ने अपने देश को एक नेशन के रूप में देखा, जहां सब एक जैसी सोच, आइडेंटिटी और हिस्ट्री शेयर करने लगे। फिर एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्साइज्ड। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, एक तरह की मोनार्कियल गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज्ड होती है, मिलिट्री उसकी खुद की होती है और रिप्रेसिव होती है, मतलब आम जनता को दबा के रखती है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपियन विजन? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। आपके हिसाब से, आपके सपनों के हिसाब से एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी अच्छी है कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, नेक्स्ट पेज में देखिए, यहां पे जो ये वर्ड है ना प्लेबेसाइट, यहां पे ये वर्ड है प्लेबेसाइट, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लेबेसाइट का मतलब क्या होता है? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। एक इलाका होगा, उस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सारे के सारे लोग मिलके वोट करेंगे किसी टॉपिक पे, और इस टॉपिक पे उनको यस या नो उसमें से चूज करना होता है। सो बच्चों, आपका चैप्टर रियलिटी में यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मैं यहां से पढ़ता हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। सो नेशनलिज्म की सबसे पहली क्लियर एक्सप्रेशन 1789 में हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखा गया था, राइट। तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ हमने देखा था नेशनलिज्म। और फ्रांस, जैसे कि आपको याद होगा, 1789 में एक फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था, राइट, जो कि एक राजा के अंडर था, और राजा एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, मतलब वो अपने हिसाब से ही पूरा देश चलाता था, ठीक है, उसी का पूरा कंट्रोल था अपने देश पे। जो जहां एक एब्सोल्यूट मोनार्क यानी कि एक पूरा पावर रखने वाला राजा रूल करता था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, उन्होंने सॉवरेनिटी यानी कि सुप्रीम पावर को मोनार्की से लेकर एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है कि जो सोवरेनिटी थी, मतलब जो पूरा कंट्रोल था, अब मोनार्की से निकल के किसके हाथ में आ गया? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, जिसको हम नेशनल असेंबली के रूप में पढ़ चुके ना, कि जो बॉडी थी वो क्या थी? नेशनल असेंबली। तो सारी पावर अब मोनार्क के हाथ में से निकल के ये नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अब सिर्फ राजा ही देश का मालिक नहीं होगा, बल्कि अब लोग खुद अपने देश का हिस्सा बनेंगे और अपने देश की तकदीर लिखेंगे। दे विल राइट द डेस्टिनी ऑफ देयर ओन नेशन। सो बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। यहां से क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे कौन से मेजर्स और प्रैक्टिसेस लिए जिससे आम जनता के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग पैदा हो, ठीक है। तो यहां से मैं पढ़ रहा हूं, इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कई ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए जो लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि एक एकता की फीलिंग पैदा कर सके। इन्होंने दो आइडियाज को प्रमोट किया। कौन से दो आइडियाज को? ला पैट्रे और ले सिटियोन। ला पैट्रे का मतलब होता है मातृभूमि या फिर फादरलैंड, और ले सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन या फिर नागरिक। अब ये दोनों आइडियाज ये बताते थे कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी
हो जहां सबको इक्वल राइट्स मिले एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए और सब उसके अंदर रहें और इक्वल राइट्स एंजॉय करें। फिर और क्या था यहाँ पे, नेशनल फ्लैग उनका फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर, ये भी इंपॉर्टेंट था। सो एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर चूज किया गया जो पहले के रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने लगा। सो पहले कौन सा फ्लैग था, रॉयल स्टैंडर्ड वाला, उसके जगह पे क्या आ गया, ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है। एस्टेट जनरल जो पहले सिर्फ मोनार्की के लिए काम करते थे अब एक्टिव सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किया गया और इसको रिनेम करके नेशनल असेंबली बना दिया गया। तो ये भी है, तो पहले जो एस्टेट जनरल था अब वो क्या बन गया, नेशनल असेंबली। यहां पे वही लोग बैठेंगे जिनको आम जनता ने वोट करके चूज किया होगा। नए नए हाइम्स बनाए गए, लोग कस्में खाने लगे और शहीदों को याद किया गया। सब कुछ नेशन के नाम पर किया गया। तो ये सब आप देख सकते हो कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, ऐसा ऐसा कौन कौन से स्टेप्स उठाए जिससे उनके सिटीजन्स के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आ जाए। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, यहां पे भी है, राइट। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो पूरे देश के लिए एक जैसे लॉज बनाता था। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी और ड्यूज हटा दिए गए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया। यानी अब सब जगह एक ही तरह से नाप तोल किया जाएगा, जब मेजरमेंट होगा तो एक ही तरह का वेट और मेजरमेंट हो जाएगा। और एक बात, रीजनल डायलैक्ट्स को डिस्करेज किया गया। रीजनल डायलैक्ट्स मतलब जो लोकल अलग अलग बोली होती है ना, भाषा अलग होती है और बोली अलग होती है। जैसे गुजराती एक भाषा है, अब गुजरात के अलग अलग जगह पे गुजराती की अलग अलग वैरायटी होगी, वो लोग बोलेंगे तो उसको बोलेंगे डायलैक्ट। ठीक है। सो रीजनल डायलैक्ट्स को डिस्करेज किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा फ्रेंच को पूरे देश की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। सो यहां तक आपको पूरा टिक करके रखना होगा। ये पूरा जो पैराग्राफ है पॉइंट वाइज आप लिखिएगा बच्चों कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन कौन से ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस लिए जिससे फ्रेंच पीपल के मन में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग पैदा हो। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भी रेवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर किया था कि उनका मिशन है, फ्रेंच नेशन का मिशन है और ये डेस्टिनी है कि वो यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से छुटकारा दिला सके, आजादी दिला सके। अब सिंपल शब्दों में उन्होंने ये कहा कि फ्रांस दूसरे यूरोपियन लोगों की मदद करेगा और वो भी नेशन बन सकेंगे। अब बच्चों यहां समझते हैं व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, यहां से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब फ्रांस के इवेंट्स की खबर यूरोप के अलग अलग शहरों तक पहुंची तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों में भी जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। ये लोग भी जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे क्योंकि जो फ्रांस में हो रहा था वैसा ये लोग भी कॉपी कर रहे थे। अब इन क्लब्स की एक्टिविटीज और कैंपेन्स ने रास्ता बना दिया फ्रेंच आर्मीज के लिए, जो 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई सारे पार्ट्स में घुस गई। सो बच्चों जैसे ही रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट होती है तो उसी के साथ साथ में ही फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म के आइडियाज को दूसरे देशों में भी फैलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोगों को डेस्पोटिज्म से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि सब अपने अपने देश बना सके। सो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ टर्म्स का मतलब समझाना चाहता हूं, जैसे कि डेस्पोटिज्म है, सर्फडम है और मैन्योरियल ड्यूज है। सबसे पहले समझते हैं डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है। सो डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि जब किसी एक इंसान या रूलर के पास पूरी पावर होती है और वो बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से रूल करता है। ठीक है, तो इस तरह के रूल में लोगों के राइट्स या फ्रीडम की कोई वैल्यू नहीं होती और रूलर जो चाहे वो बिना किसी ऑपोजिशन के कर सकता है। इसमें डेमोक्रेसी या जनता की मर्जी का कोई भी रोल नहीं होता। मतलब इसमें आप समझ सकते हो कि जो आम जनता होगी वो ज्यादातर दुखी होगी, है ना। आम जनता से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। जो मेन किंग होगा, जो रूलर होगा, वही सारा फैसला अपना करेगा और अपने हिसाब से वो जिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से सरकार को चलाएगा, सब कुछ करेगा, मतलब पूरे देश को चलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में सोचो एक स्कूल है जहां आपके प्रिंसिपल एकदम स्ट्रिक्ट हैं और उसकी हर बात
माननी ही पड़ती है, चाहे सही हो या गलत। अब उस स्कूल में स्टूडेंट्स या टीचर्स कुछ बोल नहीं सकते, सबको बस प्रिंसिपल की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये एक तरह का डेस्पोटिज्म है, जहां सिर्फ एक इंसान की चलती है और किसी और की कोई नहीं सुनता। इस तरह डेस्पोटिज्म में एक किंग या रूलर सब कुछ कंट्रोल करता है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। डेस्पोटिज्म में लोग सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे उनको वो रूल्स पसंद आए या ना आए, क्योंकि उस रूलर के अगेंस्ट जाना अलाउड नहीं होता। सो आई होप बच्चों आप समझ गए होगे अच्छे से कि डेस्पोटिज्म क्या होता है। अब बच्चों देखते हैं मैनोरियल ड्यूज ऑफ सर्फडम, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर इस वीडियो को शांति से सुन भी रहे हो ना तो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज के बारे में। उसको समझने के लिए हमें यूरोप के प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम में जाना पड़ेगा, मतलब 1789 के पहले वाले टाइम में हमने जाना पड़ेगा। उसके पहले वाले टाइम में क्या यूरोपियन सोसाइटी थी, फ्रांस में क्या हो रहा था, वो सब। ठीक है, सो जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर काफी फ्यूडल था। अब सर्फडम क्या होता है? देखो, सर्फडम एक तरह का सिस्टम है जिसमें किसान, जिसे सर्फ कहा जाता है, किसान को क्या कहा जाता है? सर्फ। ठीक है, सर्फ मतलब किसान, मतलब पीजेंट। ठीक है, आप चाहो तो इसका नोट बना सकते हो। सो किसान को सर्फ कहा जाता है और वो लैंड के मालिक के यहाँ पे काम करता है, मतलब अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पे वो काम करता है। ऑलराइट, तो मैं लिखूंगा नहीं तो चलेगा, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो वो सर्फ होता है, मतलब पीजेंट होता है, वो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पे काम करता है। ये सर्फ्स जमीन के साथ बंधे होते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से जमीन छोड़ नहीं सकते और उनको लैंडलॉर्ड की मर्जी के हिसाब से ही काम करना पड़ता था। सर्फ्स को अपने लिए भी जमीन में से थोड़ा सा पोर्शन मिलता था जिसमें वो खेती कर सकते थे, लेकिन उनका मेन काम लैंडलॉर्ड के फील्ड्स में फार्मिंग करना होता था। ठीक है, अब इसमें उन्हें अपने लेबर के बदले में कोई सैलरी नहीं मिलती थी, बस थोड़ा खाना या कुछ बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाती थी। उन्हें मैरिज, माइग्रेशन या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्फडम क्या होता है और बेचारे जो सर्फ्स हैं, पीजेंट्स, उनकी हालत कैसी थी। अब बात करते हैं बच्चों मैनोरियल ड्यूज की, कि मैनोरियल ड्यूज क्या होते हैं। सो मैनोरियल ड्यूज वो पेमेंट थे जो सर्फ्स या पीजेंट्स अपने लैंडलॉर्ड्स को देते थे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है। ठीक है, ये मैप है, इसमें आपको यूरोप के ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो पहले बन चुके, जो अभी आपको दिखते हैं ना, तो वो पहले बने हुए नहीं थे। सो बच्चों अब पढ़ते हैं यहां से, है ना। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन। सो नेपोलियन ने जब सबको कंट्रोल करने का ट्राई किया, ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज को उसने कब्जा किया, तो उसने क्या किया, यहां से पढ़ेंगे। सो नेपोलियन ने जब अपने रूल में इतने बड़े टेरिटरी को कंट्रोल किया ना, तो उसने वहां भी वही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो फ्रांस में कर चुका था। मतलब अब देखो, वो मोनार्की में वापस आके नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया था, राइट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया ताकि सिस्टम ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बन सके। सो बच्चों अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ना, उसको प्लीज अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से बोर्ड पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई नेपोलियनिक कोड क्या होता है, या फिर दो सिविल कोड ऑफ 1804 है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, है ना, उसके बेनिफिट्स क्या थे, वो सारा। तो पूरा पैराग्राफ आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। सो 1804 में जो सिविलियन कोड आया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, तो उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, ये सब लोगों को कानून के सामने बराबर बना दिया और प्रॉपर्टी के राइट्स को सिक्योर किया, यहां तक। ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट्स को सिक्योर किया। अब इस कोड को उन सभी रीजन्स में एक्सपोर्ट किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल में थे। तो जितने भी एरियाज को फ्रेंच आर्मीज ने हरा के कंट्रोल कर लिया था, तो वहां पे भी ये सारा सब कुछ लागू किया गया। जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स सिंप्लीफाई कर दिए, काफी सारी चीजें को सिंप्लीफाई कर दिया। और एक बात बहुत अच्छी उसने की थी, वहां पे उसने ना जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया और किसानों को सर्फडम
और मैनोरियल ड्यूज से आजादी दे दी। और एक बात, शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, जिससे ट्रेड और बिजनेस में आसानी हुई, तो बिजनेसमैन भी खुश हो गए। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव किया गया। अब इसके चलते किसान, आर्टिशंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन को एक नई फ्रीडम मिल गई। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर सब जगह एक यूनिफॉर्म लॉज हो, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स हो और एक कॉमन नेशनल करेंसी हो, तो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट और एक्सचेंज आसान हो जाएगा। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ने ये रियलाइज किया कि अगर सब जगह यूनिफॉर्म लॉज होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स होंगे, मेजर्स होंगे, तो और एक नेशनल करेंसी होगी, तो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट और एक्सचेंज कितना आसान हो जाएगा। तो उनको ये रियलाइज हो गया। तो ये सारे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, जो नेपोलियनिक कोड के पॉजिटिव पॉइंट्स अगर पूछें तो ये। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आया ना कि भाई जो भी एरियाज थे, जो नेपोलियन ने एरियाज कॉन्कर किए थे, वहां पे लोकल लोगों के जो रिएक्शन थे वो मिक्स थे, ऐसा क्यों, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं, टिक कर लेना बच्चों। ठीक है, सो लेकिन जिन एरियाज को नेपोलियन ने कॉन्कर किया था ना, वहां के लोकल लोगों के रिएक्शंस मिक्स थे। शुरुआत में कई जगह जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड और कुछ सिटीज जैसे कि ब्रुसेल्स है, मेन्स, मिलान और वर्सो, तो इनमें फ्रेंच आर्मीज को लिबर्टी के हार्बिंगर्स की तरह, लिबर्टी के हार्बिंगर्स मतलब क्या, लिबर्टी के आने वाले की तरह वेलकम किया गया। लेकिन ये इनिशियल जो एंथुजियाज्म है वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं, वो बदल गया, बाद में नाराजगी में बदल गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। जब लोगों को एक बात समझ में आई कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के साथ साथ उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो उनको नहीं मिली है, टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए, राइट, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप और भी स्ट्रिक्ट हो गई, और फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती होने की मजबूरी भी थी, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। ये जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में लोगों को भर्ती कर रहे थे, क्यों, क्योंकि नेपोलियन का सपना था कि उसे पूरा यूरोप जीतना है, इसके लिए। ठीक है, अब ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के फायदे से ज्यादा भारी पड़ रही थी, है ना। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस आए थे उसके वजह से पूरे यूरोप को फायदा तो हो रहा था, ठीक है, जितने भी कॉन्कर्ड स्टेट्स थे, जितने भी इलाके थे, उन सबको फायदा हो रहा था इस सब चीजों से। बट एक तरफ उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम सब कुछ छीन गई थी, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे। तो ये सब जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भारी पड़ गए पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। सो बच्चों, अब देखते हैं सेकंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ जिसमें बताया गया भाई यूरोप के अंदर कौन कौन से इलाके थे, वहां पे कौन कौन लोग रहते थे, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन आना चाहिए। बट आपको कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए ये जो है ना, सम इंपॉर्टेंट डेट्स, ये पूरा जो टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, यहाँ पे जो लिखा है ना, व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, ये पूरा पैराग्राफ में एक बार आपको पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है कि अगर आप मिड 18 सेंचुरी के यूरोप वाले मैप में देखोगे तो आपको जो अभी यूरोप में जितने भी देश है ना, वो सारे देश आपको उस टाइम पे दिखेंगे नहीं, है ना। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मिड 18 सेंचुरी यूरोप का मैप देखोगे तो नजर आएगा कि उस वक्त कोई नेशन स्टेट नहीं थे, जैसे हम अभी देखते हैं। आज जो आप जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड हैं, तो वो उस वक्त किंगडम्स, डचेस, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, जिनके रूलर्स के पास में अपने अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस टेरिटरीज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नड एरियाज थे उसके अंदर। फिर बात करते हैं आगे, जो ईस्टर्न यूरोप की बात है कि भाई ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में कौन कौन से इलाके थे, यहां से कहां पे है ये, इधर। ठीक है, आप ध्यान देना, खाली इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लो। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के रीजन्स ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर थे, जहां अलग अलग लोग रहते थे। अब इन लोगों को अपने आपस में कोई कॉमन आइडेंटिटी या कल्चर नहीं लगता था। वो लोग अक्सर अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे और अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के भी थे, जातियों के थे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखो किसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगेरी पे रूल करता था। ठीक है, तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगेरी को रूल करता था, वो एक पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब क्या समझ सकते हो कि अलग अलग चीजों को जबरदस्ती ज्वाइन कर दिया हो,
बहुत सारा अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसको जबरदस्ती आपने ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स और लोगों का ये मिक्सचर था। अब इस एम्पायर में अल्पाइन रीजन जो था, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया और सडरलैंड, ये भी शामिल थे। बोहेमिया भी इंक्लूडेड था, जहाँ की ऑटोक्रेसी मोस्टली जर्मन स्पीकिंग थी, मतलब जर्मन स्पीकिंग वाले वहां पे रूलिंग क्लास थी। अब इटली स्पीकिंग प्रोविंसेस जैसे कि लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, वो भी इस एम्पायर में थे। हंगेरी में देखो, हंगेरी में कैसा था, हंगेरी में थोड़ा सा अलग यहाँ पे है। हंगेरी में हाफ पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार बोलती थी, और दूसरा हाफ जो है वो अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह की बोलियां थी। गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोलती थी, मतलब वहां की रूलिंग क्लास जो थी गैलिशिया की, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। अब इन सभी ग्रुप्स के अलावा एम्पायर की बाउंड्रीज में बोहेमियंस, स्लोवेन्स, क्रोएट्स, रोमान्स जैसे पीजेंट्स भी रहते थे। इन सब डिफरेंसेस की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, एम्परर के लिए लॉयल्टी, मतलब ये सब के सब लोग एक ही एम्परर को लॉयल थे। सो बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ना कि जब इतनी सारी वैरायटीज थी, इतने अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वाले, तो इनके बीच में ये नेशनलिज्म की फीलिंग और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो कहां से आया, कौन लोग ये लेके आए, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यहां से। ठीक है। सो सोशल और पॉलिटिकल टर्म्स में एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मतलब वेल्दी लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े जमींदार है ना, हम उसको समझ सकते हैं। ये डोमिनेंट क्लास थी यहाँ पे। ये लोग एक कॉमन लाइफस्टाइल शेयर करते थे जो रीजनल डिविजन्स को कट कर देता था। भले ये अलग अलग रीजन्स में रहते हो, लेकिन इन सब की कॉमन लाइफस्टाइल थी। ठीक है। अब इनके पास में कंट्री साइड में एस्टेट्स, मतलब बड़े बड़े फार्म्स, और टाउन हाउसेस थे। टाउन हाउसेस मतलब शहरों में अलग घर उनका बड़ा, ये दोनों थे इनके पास में। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के लिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इनके बीच में मैरिज के टाइज भी होती थी, मतलब इनके बीच में ही मैरिजेस होती थी, इनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज के बीच में ही मैरिज करते थे, कहीं बाहर नहीं। अब ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, लेकिन नंबर वाइज बहुत छोटी थी, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सब लिखोगे। ठीक है। अब इनके सिवाय मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी, किसानों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी यहाँ पे। इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसानों की। ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा लैंड टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स के पास में थे, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का पैटर्न कैसा था कि वहां पे वास्ट एस्टेट्स, मतलब बड़े बड़े फार्म्स के साथ सर्फ्स के थ्रू काम करना होता था। तो वहां पे सर्फ्स थे, वो लोग काम करते थे इसके लिए। अब यहां पे देखते हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर वहां पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड के ग्रोथ से नए नए टाउन्स वो डेवलप होने लगे, कमर्शियल क्लासेस भी आने लगी जो मार्केट के लिए प्रोडक्शन पर डिपेंड करते थे। ठीक है। सो मार्केट के लिए जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो लोग उसी की वजह से अपना काम धाम कर पाएंगे। ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है कि स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते पहुंचते 19th सेंचुरी आ गई। तो इसके बाद क्या होता है, ये इस प्रोसेस के बाद नए सोशल ग्रुप्स आए, जैसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स से बनी थी। तो ये एक नई क्लास आ गई। तो सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो ग्रुप्स थे ये बहुत काफी छोटे साइज में थे, मतलब ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी जिसमें बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वर्किंग क्लास है, इनकी साइज काफी कम थी। और एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस जो थे उन्हीं के अंदर मन में नेशनल यूनिटी वाले जो आइडियाज हैं वो ज्यादा पॉपुलर होने लगे। अब पहले इनके अंदर कौन से आइडियाज पॉपुलर थे, पहले एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, ये एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थे वो वाले आइडियाज को एबॉलिश करना ये पॉपुलर था। बाद में नेशनल यूनिटी वाले आइडियाज पॉपुलर होने लगे। सो बच्चों अब देखते हैं 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सो बच्चों यहाँ पे टिक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब का इस पे से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनल यूनिटी वाला जो आइडिया है वो और लिबरलिज्म, ये दोनों आइडियोलॉजीज एक साथ लिंक्ड हो गई, काफी क्लोजली लिंक थी।
लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम और इक्वालिटी। फ्रीडम मतलब आजादी और इक्वालिटी मतलब बराबरी, सबके लिए, स्पेशली कानून के सामने सब इक्वल होंगे। सो जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये वर्ड कहां से आया है? ये लैटिन रूट इसका है लाइबर, इसका मतलब होता है फ्री होना, ठीक है। और ये जो नई मिडिल क्लास है, नई मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? इंडिविजुअल की फ्रीडम और लॉ के सामने सबकी बराबरी, मतलब एक इंडिविजुअल फ्री हो और कानून के सामने सब इक्वल हो। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट को एम्फेसाइज करता है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो आम जनता के हिसाब से, उसकी मर्जी से होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को लोगों के एग्रीमेंट से चलाना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबरलिज्म ने ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात की, एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रमोट किया। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के इनवायोलेबिलिटी को भी स्ट्रेस किया। इनवायोलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि भाई अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीना जा नहीं सकता, आप छीन नहीं सकते, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अब सेफ और सिक्योर होगी। तो आप बोलोगे सर इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब के कानून की नजर में सब इक्वल है, मतलब सब के सब सिटीजन्स को वोट करने का हक मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। और यहाँ पे इसको भी टिक कर लेना, लिबरल्स स्ट्रेस द इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, लिबरल्स इस बात को मानते थे। तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब कि कानून की नजर में सब इक्वल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सबको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। तो मैं ये पूरा पैराग्राफ समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। सो लॉ के सामने बराबरी का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सफराज मिल जाएगा, सबको वोट करने का हक मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और आपको पता होगा ना कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था तो उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी था, ठीक है। सो फ्रांस में जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां पे वोट और इलेक्शंस का हक सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोगों को था, प्रॉपर्टी वाले मैन को था। और प्रॉपर्टी के बिना जो भी लोग हैं, मैन हैं, विमेन हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया था, है ना। तो इनको पॉलिटिकल राइट कब दिया गया था? थोड़े ही टाइम के लिए दिया गया था, जब जैकोबियन क्लब्स वाले पावर में आए थे ना, तब, ठीक है। और उस टाइम पे सब एडल्ट मेल्स को सफरेज का हक मिला, मतलब वोटिंग का राइट मिला था। लेकिन जब नेपोलियन आया तो फिर से कहानी उल्टी हो गई। सो नेपोलियन के कोड ने फिर से लिमिटेड सफरेज और वुमेन को माइनर का स्टेटस दे दिया, मतलब वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड और फादर की अथॉरिटी के नीचे ही अपना जीवन बिताएगी। और 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन जो हैं, इन लोगों ने अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए पूरा बरोबर का अपना फोर्स लगाया और अपोजिशन मूवमेंट्स काफी सारे ऑर्गेनाइज किए। ऑब्वियसली क्यों करेंगे? क्योंकि इन लोग को काफी साल से, काफी टाइम से इन लोग को पॉलिटिकल राइट्स मिल ही नहीं रहे, खाली उन्हीं लोग को पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं जो जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लिबरल नेशनलिज्म में पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या क्या था। अब बात करेंगे इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? सो इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स की फ्रीडम और स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हाँ 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। तो मैं ये पूरा समझाने जा रहा हूं। सो 19th सेंचुरी में ये इमर्जिंग मिडिल क्लास की स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। कौन सी डिमांड थी? फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब जर्मनी का एग्जांपल अगर ले तो यहाँ पे नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज को 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में बदल दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। ये उसने बहुत अच्छा किया था। और इसी बात को आगे जाके जो कंजर्वेटिव्स जब आते हैं ना, तो उन्होंने भी इस बात को माना कि यार नेपोलियन ने कुछ काम तो बहुत अच्छे किए सही में। जो बच्चों यहाँ पे लिखा है ना, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, सो बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी, उसको उन्होंने 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब देखो इसमें क्यों इसका फायदा हुआ, देखो, क्योंकि जो हर एक जो 39 स्टेट्स थे ना, हर स्टेट के पास में अपनी एक करेंसी थी, उनकी अपनी एक करेंसी थी और वेट्स और मेजर्स था। सो एक मर्चेंट जो कि 1833 में अगर वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है कोई चीज बेचने के लिए, ठीक है, अपना कोई सामान बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा और हर जगह पे उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। कितना?
5%, हर एक ऑफिस पे 5% उसको देना पड़ेगा। गुड्स के वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगती थी। हर रीजन के अपने वेट्स और मेजर्स थे, इसलिए कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था। ठीक है, यहाँ पे जो वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए टाइम था बहुत ज्यादा लगता था, हर जगह पे उसको रुकना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस थी ये सब। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, फ्रैंकफर्ट में खरीदा गया जो कपड़ा होगा, कपड़े का LA 54.7 सेंटीमीटर होगा, वैसे मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। सोचो ये कपड़े का यूनिट है L, ठीक है, टेक्सटाइल मटेरियल का, तो उसका हर जगह पे अलग अलग है, उसका मेजरमेंट हर जगह पे अलग अलग है। कितना कोई भी बिजनेसमैन कितना कंफ्यूज हो जाएगा ना। यहां से देखें, इस तरह की कंडीशंस की वजह से क्या होगा, किसी भी बिजनेसमैन को लगेगा ना यार ये तो सारे ऑब्स्टेकल्स है ना, हम ठीक से बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, ये सारे हमारे बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ओके, ये कंडीशंस नए कॉमर्शियल क्लासेस के लिए एक इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, है ना। उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने की डिमांड की, जहां गुड्स, पीपल और कैपिटल फ्रीली मूव कर सके। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आगे। 1834, फिर यहाँ पे जो लिखा है ज़ुल्वरिन, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 1834 में प्रूशिया के इनिशिएटिव से एक कस्टम्स यूनियन या फिर ज़ुल्वरिन बना, जो मेजॉरिटी जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया बाद में। अब इस यूनियन ने क्या क्या किया वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो टिक कर लीजिएगा बेटा। इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को खत्म किया और करेंसीज की नंबर को 30 से घटाकर 2 कर दिया। तो पहले नंबर ऑफ करेंसीज 30 थी, बाद में उसको कम करके 2 पे ला दिया। रेलवेज का नेटवर्क भी क्रिएट हुआ जो मोबिलिटी को स्टिमुलेट करता, मतलब अब ज्यादा मूवमेंट फास्ट हो गया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि जो बिजनेसमैन चाहते हैं उस इंटरेस्ट को नेशनल को भी यूनिफाई करने के साथ साथ में दोनों आइडियाज को ज्वाइन कर दिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का वेव वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को स्ट्रेंथन करता था, मतलब इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो बढ़ रही थी उसके वजह से लोगों के मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स भी और मजबूत होते जा रहे थे। तो ये वक्त के साथ और भी धीमे धीमे ग्रो होने लगे। अब बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक 2.3, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में ऐसा क्या हुआ था कि वहां से फिर नई कंजर्वेटिज्म फिर से वापस आ गई, है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ी इवेंट ये थी कि नेपोलियन को हरा दिया गया। ठीक है, 1815 में मैं यहां से पढ़ रहा हूं, विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट को फॉलो किया, मतलब वो लोग सब फिर से वापस वही पुराने राजा महाराजाओं का दौर वापस लाना चाहते थे, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे, वो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे, उनके क्या बिलीफ थे, वो किन चीज़ों को लाना चाहते थे और किन चीज़ों को हटा देना चाहते थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ इसको टिक कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे यहाँ से देखिएगा। ठीक है, सो कंजर्वेटिव्स का बिलीफ था कि पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की है, चर्च है, सोशल हायरार्की है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, इन सबको अच्छे से बचा के रखना चाहिए। उन्होंने देखा कि नेपोलियन के चेंजेस से, मॉडर्नाइजेशन से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनार्की और भी स्ट्रेंथन हो जाएगी और भी मजबूत हो सकती है। तो जो भी काम नेपोलियन ने अच्छा किया था ना, जो उनको लगा, कंजर्वेटिव्स को जो लगा यार नेपोलियन ये वाला काम तो बहुत अच्छा किया है, उन सारी चीजों को रखा, क्योंकि उनसे उनकी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे मॉडर्न आर्मी, ठीक है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम, इन सब से इन्हीं लोगों को फायदा होगा। तो इन सब से जो इनकी मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की, उसको मजबूती मिलेगी। तो ऐसी चीजों को इन्होंने रखा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि 1815 में ऐसा क्या हुआ था। 1815 में जो बाकी सारी यूरोपियन पावर्स थी ना, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिल के नेपोलियन को हराया था। तो ये लोग हराने के बाद फिर मिलते हैं वियना में और यहाँ पे फिर डिसाइड करते हैं कि भाई यूरोप का क्या करना चाहिए, अब किसको कितना हिस्सा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इस मीटिंग के जो मेन हेड थे वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश। ठीक है, इसको भी टिक कर लेना बेटा। तो
नेपोलियन को किसने हराया था, उसको याद रखने के लिए ये याद रखो, PRAB, है ना, प्राग। P से प्रूशिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन। इन लोगों ने मिलके 1815 में एट द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन को हराया था। ठीक है, तो उसके बाद का ये पैराग्राफ पूरा है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स जो मिलते हैं ना, उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 बनाई। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको एक्सप्लेन करो, उसके हिसाब से क्या क्या हुआ। ठीक है, सो डेलीगेट्स ने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव था नेपोलियन के टाइम के चेंजेस को अनडू करना, मतलब खत्म करना। जो भी नेपोलियन ने किया है यूरोप के अंदर, जो भी उसने कुछ किया ना, उस सब को हटा देना, उस सब को खत्म कर देना फिर से। ठीक है, सो बच्चों आप सबको पता है कि 1815 के बाद फ्रांस में फिर से पुरानी बर्बन डायनेस्टी को वापस ला दिया गया। ठीक है, उसको फिर से पावर मिला दिया, और फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज छीनी थी ना, नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस के अंडर जितनी भी टेरिटरीज आ गई थी वो फिर से वापस छीन ली गई। ठीक है, और फ्रांस के आसपास में कई सारे स्टेट्स बना दिए उसकी बाउंड्रीज के पास में, ताकि फ्रांस फ्यूचर में आगे एक्सपांशन ना कर सके। अब ये क्या था, जैसे कि यहाँ पे किंगडम ऑफ नेदरलैंड जो है उसमें बेल्जियम भी था। ठीक है, तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड नॉर्थ में बनाया गया, वैसे ही जिनोवा को पिडमॉन्ट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और साउथ के अंदर प्रूशिया जो था उसको इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, जबकि ऑस्ट्रिया जो है उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल सौंप दिया गया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ना, उसको नेपोलियन ने बहुत सही तरीके से ठीक से इसको बनाया था। ठीक है, उसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं की। और ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया। ठीक है, और प्रूशिया को सैक्सोनी का पार्ट मिला। अब इनका जो मेन इंटेंशन था ना ट्रीटी ऑफ वियना का, वो क्या था, मेन इंटेंशन जो था वो ये था, टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। जितने भी राजा महाराजाओं को नेपोलियन ने हटाया था ना, उनको फिर से वापस ला देना, और एक नए तरीके का कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में फिर से एस्टेब्लिश करना। तो जो 1815 के बाद जितने भी राजा महाराजा फिर से वापस आ गए ना, ये कंजर्वेटिव रिजीम्स जो फिर से सेटअप हुई, वो सब की सब ऑटोक्रेटिक थी, मतलब वो अपने तरफ से सब कुछ पूरा कंट्रोल करना चाहती थी। ठीक है, इनके खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म करेगा वो टॉलरेट नहीं करते थे, इनको कोई मना नहीं कर सकता ऐसा। और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज को दबा दिया जाना। ठीक है, जो एक्टिविटीज इनको क्वेश्चन करे उन सबको दबा देना। ज्यादातर जो कंजर्वेटिव रिजिम्स थी, उन्होंने सेंसरशिप के लॉज को फिर से इंपोज कर दिया, ताकि जो भी न्यूज़पेपर में छपता है, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, ठीक है, ये सारे आइडियाज पे नजर रखी जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये सारे जो आइडियाज थे वो थे लिबर्टी और फ्रीडम को लेकर, और ये सारे आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए थे। अब आप बच्चों समझो कि एक बार जब जनता ने आजादी का स्वाद चख लिया हो, एक बार जब जनता ने देख लिया हो कि भाई राजा के हाथ से जब पावर छीन ली जाती है और आम जनता के हाथ में पावर आ जाती है, तो कितना अच्छा होता है। तो वो सारी जो मेमोरीज हैं वो अभी भी यूरोप के लोगों के माइंड में थी। ठीक है, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी वो बहुत सारे लिबरल्स को इंस्पायर करती रही। सबसे बड़ा इशू इन लोग का ये था। तो इसके ऊपर से एमसीक्यू बन सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या था? वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of press। MCQs में आ सकता है कि भाई इनको फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, मतलब ये अपनी आज़ादी से ये जो भी चाहे वो बोल सकें, जो भी प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो सब कुछ दर्शा सके अपने न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, सॉन्ग्स में, प्लेज में, ये सब। आगे का बेटा टॉपिक देखेंगे 2.4 रेवोल्यूशनरीज। अब ऐसे में रेवोल्यूशनरीज भी जो होते हैं ना, वो भी ये चाहते हैं कि वो हमारा देश बने, है ना, हमारा देश खुशी से जिए, सब लोग आज़ादी से जिए, ये राजा महाराजाओं का जो रूल है उसको हटाओ, है ना। ऐसा ही एक बंदा था जिसका नाम था गुज़ेप मैज़िनी, जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज टिक कर लेना। सो चलो बच्चों यहाँ से समझते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद क्या हुआ? अब इनको लगा यार कंजर्वेटिव रिजीम्स वापस आ गए हैं, तो ये हमें फिर से डराएंगे, दबाएंगे। तो इस डर से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ना, वो अंडरग्राउंड हो गए, और इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना चालू कर दिया। यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, जहां पे रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता और उनके आइडियाज को स्प्रेड किया जाता।
अब अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे रेवोल्यूशनरी बनना है, मैं एक रेवोल्यूशनरी हूं, इसका मतलब क्या? टू बी अ रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम उस इंसान को कमिटमेंट अपनी बतानी पड़ती कि मैं मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करता हूं, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जितनी भी कंजर्वेटिव रिजीम्स बनी है ना, मैं उन सबको अपोज करता हूं और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए मैं फाइट करता हूं। तो इस चीज को लेकर कमिटमेंट दिखाना, यही है एक रेवोल्यूशनरी की डेफिनेशन, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से। अब ज्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने सोचा कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल होगी ना, उस स्ट्रगल करते वक्त हमें नेशन स्टेट्स तो बनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब इसमें से एक इंडिविजुअल था इटालियन रेवोल्यूशनरी गुज़ेप मैज़िनी, जिसका जन्म जिनोवा में 1807 में हुआ था। और ये स्टार्टिंग से ही ये मतलब जब काफ़ी छोटी उम्र का था तब इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे, जो थी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। अब जब 24 ईयर्स के थे तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब क्या होता है? देश से बाहर निकाल देना, क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था। मतलब आम जनता को समझा के या भड़का के, जो भी आप कुछ बोलो, 1831 में इन्होंने उस टाइम की सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट करने का ट्राई किया था। उसके बाद इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। जो फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि इन्होंने कौन सी 2 सोसाइटीज की स्थापना की। फर्स्ट है यंग इटली, जो मर्सिलेज में बनाई, और बाद में यंग यूरोप, जो कि बर्न में। इन सभी की जो मेंबर्स थे ना, वो एक जैसे सोचने वाले थे, लाइक माइंडेड पीपल थे, यंग ब्लड था, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से बिलोंग करते थे। अब मैज़िनी क्या बिलीव करते थे उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है ना। मैज़िनी ये बिलीव करते थे कि जो गॉड है, गॉड ने ही ये पहले से सोच के रखा है कि इंसान जो है वो अपने अपने देश बनाएगा, उसका एक यूनिट होगा। अगर इंसान रहते हैं तो उनका एक नेचुरल यूनिट क्या होगा? उनके अपने अपने देश। इसीलिए इटली को भी एक देश आगे जाके बनना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में बटा हुआ है ना, वो होना नहीं चाहिए। उसको मिला के एक यूनिफाइड, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना पड़ेगा, जिसमें बाकी सारे जितने भी इलाके हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। अब ये जो यूनिफिकेशन है, ये यूनिफिकेशन के बेस पे ही आगे जाके इटली जीत सकता है, वो अपनी आज़ादी पा सकता है। और इस मॉडल के चलते काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी, जो कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में बनती। अब मैज़िनी इतना ज़्यादा मतलब रिलेंटलेसली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे ना, मतलब वो बिना थके और बिना गिव अप किए हुए ये मोनार्की को अपोज करते गए, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम और कंजर्वेटिव ऑर्डर को वो अपोज करते रहे हमेशा। और इनका जो विजन था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होनी चाहिए, इन सब के वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे ये इनसे बहुत डरते थे। और इसमें मैटरनिश ने इनके बारे में बोला है, वो इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैटरनिश ने इनके बारे में बोला कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो वो ये है, गुज़ेप मैज़िनी। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव ऑर्डर को हटा के फिर से वापस देशों को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। वो वापस फिर से देश बनाना चाहते थे जहां पे रिपब्लिक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, आम जनता अपने लीडर्स को चूज करे, ये सब। अब बच्चों पढ़ते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1813 से 1848। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजीम्स अपनी पावर को मजबूत करने में लगी होती है, तो ऐसे में फ्रांस के अलग अलग इलाकों में रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें 2 आइडियाज इसके साथ और जुड़ने लगते हैं, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये ग्रो करने लगता है। अब कहाँ पे ऐसे रिवॉल्ट हो रहे थे? इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, आयरलैंड और पोलैंड। अब यहाँ पे जो रिवॉल्ट होता है ना, तो इसके मेन लीडर्स होते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के एलीट लोग, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब पहली बार अपहीवल कहाँ पे होता है? ये होता है जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर। आपको पता है कि 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो कंजर्वेटिव रिजिम्स फिर से वापस आ जाती है। इन लोगों ने बर्बन फैमिली को फिर से फ्रांस में डाल दिया था, तो इसी को लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने हटा दिया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी, जिसके हेड थे लुई फिलिप। इसी इवेंट पे मैटरनिश ने कहा था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और जुलाई रेवोल्यूशन के बाद ब्रुसेल्स में भी चिंगारी उठती है, ब्रुसेल्स में भी अपराइजिंग होती है और बेल्जियम अपने आप को
यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग कर लेता है। एक और इवेंट जिससे नेशनलिस्ट फीलिंग्स को मोबिलाइज किया गया था वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 15 सेंचुरी से ना ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, और रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बढ़ने की वजह से ग्रीस ने भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए 1821 में स्ट्रगल शुरू कर दी थी। अब नेशनलिस्ट लोग जो थे ग्रीस के अंदर, उनको सपोर्ट मिलता है एग्जाइल में गए हुए उनके कंपैट्रियट से, उनके देशभक्त लोगों से, और वेस्टर्न यूरोप के लोग भी एंशियंट ग्रीक कल्चर से काफी इंप्रेस थे, तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। पोएट्स और आर्टिस्ट लोगों ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल माना था, मतलब उसी का आधार माना था जहां से यूरोपियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। और इन लोगों ने पब्लिक ओपिनियन को एक तरफ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पब्लिक को परसुएट किया कि वो लोग भी ग्रीस की स्ट्रगल में सपोर्ट करें। और इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने फंड्स इकट्ठे किए और ये भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए चल दिए, लेकिन बुखार के चलते इनकी 1824 में डेथ हो जाती है। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 के हिसाब से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए सिर्फ वॉर और टेरिटरी एक्सपांशन के थ्रू आप डेवलप करोगे नहीं, एक और कंपोनेंट है कल्चर। कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करने के लिए। इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस आप कर सकते हो, उसको भी आप शेप दे सकते हो। तो इनके थ्रू भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप देने का और एक्सप्रेस करने की। बच्चों अब देखते हैं 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपांशन के थ्रू नहीं हुआ था, बल्कि एक और इंपॉर्टेंट रोल था कल्चर। कल्चर का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था इस आइडिया को डेवलप करने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और उसको शेप करने में मदद की थी। रोमांटिसिज्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट कल्चरल मूवमेंट था। रोमांटिसिज्म भी एक ऐसा ही कल्चरल मूवमेंट था जो कि नेशनलिज्म का एक पर्टिकुलर फॉर्म डेवलप करना चाहता था। इसके अंदर रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने रीजन और साइंस को ग्लोरीफाई करने को क्रिटिसाइज किया था। एक ऐसा ही कल्चरल मूवमेंट था रोमांटिसिज्म, जो नेशनलिज्म का एक पर्टिकुलर फॉर्म डेवलप करना चाहता था। इसके अंदर रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने रीजन और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया, और इन लोगों ने बताया कि कुछ और भी है जिसको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी जाके आम जनता के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप किया जाएगा। तो इन्होंने फोकस किया इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। उनका एम था कि एक शेयर्ड कल्चरल कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट हम क्रिएट कर सकते हैं आम जनता के अंदर, जो नेशन के बेसिस के रूप में काम आएगा आगे जाके। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर कॉमन पीपल, मतलब डास वॉक के बीच मिलती है। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के थ्रू नेशन की ट्रू स्पिरिट को पॉपुलराइज किया गया। इसलिए फोक कल्चर को कलेक्ट और रिकॉर्ड करना नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी समझा गया। वर्नैक्युलर लैंग्वेज और लोकल फॉकलोर को कलेक्ट करने का मकसद सिर्फ एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना नहीं था, बल्कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को इलिटरेट ऑडियंस तक पहुंचाने का भी था। ये खास करके पोलैंड में जरूरी था, जिसे 18 सेंचुरी के एंड में ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने पार्टीशन कर दिया था। पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन फिर भी नेशनल फीलिंग्स म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जिंदा रखते गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनका नाम नोट कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, कैरोल करपिंस्की। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने ओपेराज और म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया और फोक डांसेस जैसे कि पोलनेज और मजूरका को नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिया।
अब बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे जो पैराग्राफ आएगा वो लैंग्वेज को लेकर है कि कैसे एक देश अपने लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल करता है और लैंग्वेज को ही हथियार बना लेता है डोमिनेंट कंट्री के साथ लड़ने के लिए। सो लैंग्वेज भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये पैराग्राफ पूरा टिक कर लीजिएगा। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पॉलिश लैंग्वेज स्कूल से हटा दी गई और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। 1831 में रशियन रूल के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्रश कर दिया गया था। इसके बाद पोलैंड में क्लर्जी के मेंबर्स ने लैंग्वेज को नेशनल रेजिस्टेंस का वेपन बना लिया। मतलब इन लोगों ने बोला कि भाई अगर हमें लड़ना है तो हम लैंग्वेज को ही अपना एक हथियार बना लेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे। पॉलिश को चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया गया। एज अ रिजल्ट इसके वजह से क्या हुआ कि कई सारे जो प्रीस्ट हैं और बिशप्स हैं, इनको रशियन अथॉरिटीज ने जेल में डाल दिया या तो फिर साइबेरिया भेज दिया एज अ पनिशमेंट, क्योंकि इन लोगों ने रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं किया था प्रीच करने के लिए, इसलिए। सो पॉलिश का यूज रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल का सिंबल बन गया था। तो इसमें से बच्चों क्वेश्चन आता है कि कैसे लैंग्वेज को एक हथियार के तरीके से यूज किया गया, पॉलिश लोगों ने कैसे उसको यूज किया। कैसे पॉलिश को एक सिंबल बना दिया रशियन डोमिनेंस के स्ट्रगल के रूप में। आगे देखते हैं 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830s के दौरान यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 19th सेंचुरी के हाफ में ना यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ी। ज़्यादातर कंट्रीज में जॉब मांगने वाले ज़्यादा थे और नौकरियां कम थी। तो गांव वाले जो लोग हैं वो सिटीज में आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और सिटीज में अपने स्लम्स बना के रहने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स हो गई थी और स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो टाउन में थे उन्हें इंग्लैंड से आने वाले चीप मशीन मेड गुड्स से स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड में अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। तो वहां से मशीन से बने हुए जो सामान थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे और सस्ते भी थे। सो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस था और टेक्सटाइल प्रोडक्शन ज़्यादातर होम्स या स्मॉल वर्कशॉप्स में होती थी और सिर्फ थोड़ी ही मशीन्स का यूज़ होता था। जहाँ एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, मतलब जहाँ अभी भी राजा महाराजाओं का राज था ना, तो वहाँ पे पीजेंट्स को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बर्डन उठाना पड़ता था। फूड प्राइसेस के बढ़ने या बैड हार्वेस्ट के चलते वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म टाउन और कंट्रीज में फैल गई। पॉपरिज्म मतलब होता है बहुत हद बिना की गरीबी। सो 1848 ना एक ऐसा ईयर था जब हद बिना की गरीबी आम जनता में फैल चुकी थी। फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे। फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस के लोग रोड पे आ गए थे और बैरिकेड्स बनाए गए और लुई फिलिप को वहां से भागना पड़ा था। नेशनल असेंबली ने फिर से देश को रिपब्लिक बना दिया था और ऐसे में 21 साल के ऊपर के जितने भी एडल्ट मेल्स थे उनको सफराज दिया, मतलब राइट टू वोट दे दिया। राइट टू वर्क भी गारंटी किया गया था और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी सेटअप की गई थी। पहले 1845 में सिलेसिया के वीवर्स ने रिवॉल्ट किया उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश्ड टेक्सटाइल्स के ऑर्डर्स देते थे, लेकिन पेमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। सो जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ ने एक सिलेशियन विलेज में होने वाले इवेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बच्चों ये जो पैराग्राफ है जिसमें इवेंट को डिस्क्राइब किया गया वो पूरा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम में ना तो टेस्ट में आने की कोई चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप इस स्टोरी को एक बार जान लीजिए। गांव के अंदर जहां पे 18,000 लोग रहते हैं तो उसमें कॉटन वीविंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है और वर्कर्स की मिजरी एक्सट्रीम हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स का फायदा। सो इन विलेजेस में ना कॉटन वीविंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है और ऐसे में वर्कर्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है कि सारे वर्कर्स को जॉब तो चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जॉब चाहिए उनको, बहुत ही रिक्वायरमेंट है जॉब की। सो इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने गुड्स के प्राइसेस को कम कर दिया है और 4 जून को 2 बजे एक बड़ा क्राउड
वीवर्स का एक बड़ा क्राउड अपने अपने घरों से निकलकर कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन की तरफ मार्च किया और हायर वेजेस की डिमांड की। उन्होंने स्कॉन और थ्रेट्स के साथ ट्रीट किया गया। उन्हें स्कॉन और थ्रेट के साथ ट्रीट मतलब कि उनके ऊपर व्हाट इज इन सभी विलेजेस में जहां 18,000 जितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कॉटन वीविंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। अब यहाँ पे वर्कर्स की हालत बहुत खराब हो गई थी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि इन वर्कर्स को जॉब की बहुत ही रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इन्होंने गुड्स के प्राइसेस को बहुत कम कर दिया था। अब एक इंसिडेंट होता है 4 जून 2 बजे। एक बड़ा सा क्राउड वीवर्स का अपने घरों से निकलता है और कॉन्ट्रैक्ट के मेंशन की तरफ बढ़ता है। उनको हायर वेजेस की डिमांड होती है और इनको तो पहले डराया गया, धमकाया गया, तो इसके बाद क्या होता है कि एक ग्रुप जो होता है वो मेंशन में एंटर कर जाता है और वहाँ की आलीशान विंडो पेन्स, फर्नीचर और पोर्सिलेन को तोड़ देता है। दूसरा ग्रुप जो होता है वो स्टोर हाउस में घुस जाता है और वहाँ पे कपड़े के सप्लाईज हैं उनको लूट के भाग जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ एक नेबरिंग विलेज में चला जाता है जहाँ पे उसको शेल्टर नहीं मिलता और उसके 24 घंटे के बाद आर्मी से वो रिक्वेस्ट करता है, तो आर्मी उसको सपोर्ट करती है और इसी एक्सचेंज में 11 वीवर्स को शूट कर दिया गया। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो 1848 में यूरोप के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी और स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स के रिवॉल्ट हो रहे थे, तो दूसरी तरफ एक और रेवोल्यूशन चल रहा था। वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। ये लोग उसके लीडर थे। सो फरवरी 1848 की जो इवेंट्स थी उसके वजह से फ्रांस के अंदर मोनार्की फिर से चली गई थी। मोनार्की ने एब्डिक्शन कर दिया और यूनिवर्सल मेल सफराज के बेस्ड पे एक रिपब्लिक बन गया। सो जहां इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लासेस ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड्स के साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन को भी साथ में शामिल कर लिया। उन्होंने बढ़ती हुई पॉपुलर अनरेस्ट का फायदा उठाकर एक नेशन स्टेट बनाने के लिए अपने डिमांड्स को पुश किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों, आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे लिबरल्स ने आम लोगों का इसमें फायदा उठाया। फायदा तो नहीं, मतलब आम लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि इसके अंदर सभी की भलाई थी। सो लिबरल्स को पता था कि अगर हमें भी आम जनता का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा ना, सो हम लोग देश बना पाएंगे और एक ऐसा देश जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, सबको फ्रीडम होगी, हर तरह की फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा, सब कुछ मिल जाएगा। सो जर्मन के रीजन्स में बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी, जिसके अंदर मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस शामिल थे। तो ये लोग ना फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा होते हैं और एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए वोट करते हैं। फिर 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जाते हैं। वहाँ पे जो चर्च ऑफ सेंट पॉल है वहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई मोनार्की जो होगी वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेगी, पार्लियामेंट के अधीन रह के काम करेगी। अब ये सब पूरा अपना जो प्लान है वो लेके जाते हैं फ्रेडरिक विल्हेम फोर के पास में, जो प्रूशिया का राजा था। तो उनके पास में जाके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि भाई ये पार्लियामेंट के अंडर आपको क्राउन मिलेगा, आप राजा तो रहोगे लेकिन पार्लियामेंट के अंडर काम करोगे। अब राजा इस बात को मानेगा नहीं। सो राजा ने इस सबको रिजेक्ट कर दिया और वो बाकी सारे मोनार्क के साथ इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ खड़ा हो गया। अब एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के ओपोजिशन के साथ साथ पार्लियामेंट की सोशल बेसिस भी कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे ज्यादातर, इन लोगों ने वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। अब इसकी वजह से ये जो वर्कर्स और आर्टिशंस हैं इन लोगों ने अपना सपोर्ट हटा लिया। जब ये बात राजा को पता चली, सो राजा ने ट्रुप्स को बुलाया और असेंबली को ही डिसबैंड कर दिया, मतलब असेंबली को ही हटा दिया पूरा, कि भाई तुम लोग की कोई पावर नहीं, कुछ भी तुम लोग नहीं, हटो यहाँ से, भागो। पॉलिटिकल राइट्स को वुमेन तक एक्सटेंड करने के लिए करने का जो इशू है वो लिबरल पॉलिटिकल पॉलिटिकल
पॉलिटिकल राइट्स का जो इशू है वुमेन के लिए, इस लिबरल मूवमेंट के अंदर वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स अभी तक मिले नहीं थे। ये सब कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसके अंदर फिर भी वुमेन ने बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को भी मिल जाने चाहिए। तो ये जो इशू था वो लिबरल मूवमेंट के अंदर अभी भी कंट्रोवर्शियल था। इसके अंदर वुमेन ने पॉलिटिकल राइट्स को वुमेन तक एक्सटेंड करने का जो इशू था वो लिबरल मूवमेंट के अंदर अभी भी कंट्रोवर्शियल था। मतलब अभी भी इन लोगों ने वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी वुमेन ने बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी उन्हें असेंबली के इलेक्शन में सफराज राइट्स मतलब वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी ना चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वहां पे वेमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में विजिटर्स गैलरी में एडमिट किया गया था। भले ही कंजर्वेटिव फोर्सेस ने 1848 में लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो पुराने ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाए थे। अब मोनार्क्स को ये समझ में आ गया था, ये रियलाइज हो गया था कि रेवोल्यूशन और रिप्रेशन की ये साइकिल अगर हमें खत्म करनी है, सो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की बातों को तो थोड़ा बहुत मानना ही पड़ेगा। कंसेशन देना इन्होंने शुरू कर दिया। इसीलिए 1848 के बाद के साल के बाद में जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, उन लोगों ने वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले जितने भी चेंजेस किए गए थे ना, वो चेंजेस को फिर से इन्होंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे और रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए थे वो सारे। सो इस तरह से सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को हैब्सबर्ग डोमिनियन में से और रशिया दोनों में से एबॉलिश कर दिया गया। और हैब्सबर्ग रूलर्स ने 1867 में हंगेरियंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, मतलब ज़्यादा पावर, ज़्यादा फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया। सो बच्चों, इस वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। 1848 में यूरोप के कई रीजन्स में पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट के रिवॉल्ट चल रहे थे, तो साथ ही साथ में एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी एक रेवोल्यूशन चल रहा था। फ्रांस में फरवरी 1848 के इवेंट्स के वजह से मोनार्की फिर से चली गई थी और एक रिपब्लिक वहां पे बन गया था। जर्मनी, इटली और पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे रीजन्स में लिबरल मिडिल क्लासेस ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन के डिमांड्स को कंबाइन किया था। फ्रैंकफर्ट में पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें मोनार्की को पार्लियामेंट के अंडर रखा था, लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने इसे रिजेक्ट कर दिया और अपोजिशन के साथ मिल गए। विमेन को असेंबली इलेक्शंस में सफराज राइट्स नहीं मिली और उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में अलाउ किया गया था पार्लियामेंट के अंडर। और कंजर्वेटिव फोर्सेस ने फिर भी 1848 के रेवोल्यूशन को दबा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी वो पुराने चेंजेस को वापस, पुराने ऑर्डर को वापस ला नहीं सके। लेकिन इनको ये रियलाइज हो गया था कि हमें थोड़े बहुत कंसेशन तो देने पड़ेंगे, इसीलिए सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया और हंगेरियंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी। सो बच्चों, अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे एक देश बनते हैं, उसका पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी के बारे में। कैन दी आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या एक आर्मी देश बना सकती है? सो 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म को डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से अलग कर दिया गया। अब कंजर्वेटिव्स ने नेशनलिज्म को स्टेट की पावर और अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसका एक एग्जाम्पल है जर्मनी और इटली के नेशन स्टेट्स के रूप में जब यूनिफिकेशन होता है तो उसमें देखा जाता है। 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स में नेशनलिस्ट फीलिंग्स फैली हुई थी और उन्होंने जर्मन कन्फेडरेशंस के अलग अलग रीजन्स को एक नेशन स्टेट में यूनाइट करने की कोशिश तो की थी, जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। अब ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, इसे प्रूशिया के लार्ज लैंड डोनर्स, जंकर्स, ये सपोर्ट कर रहे थे। बट फिर भी ये लोग हार जाते हैं क्योंकि सामने मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस होती हैं और उनको हरा देती है। तो यहाँ पे समझ लो प्रूशिया हार जाता है।
अब इसके बाद क्या होता है कि प्रूशिया ने ठान लिया कि मैं इस देश को यूनिफाई करके रहूंगा, ऐसा अब मैं एक लीडर बनूंगा, यहाँ पे मैं लीड करूंगा। सो प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट को लीड किया। अब यहाँ पे इनका जो चीफ मिनिस्टर है ना, ऑटो वन बिस्मार्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। इसने इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट था, जो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इसने पूरा यूनिफाई कर दिया। कैसे हुआ? 7 साल में 3 वॉर्स हुई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। सो प्रूशियन विक्ट्री के साथ में लास्ट में ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन को वर्सेल्स में एक सेरेमनी के दौरान जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया। 18 जनवरी 1871 की बिटरली कोल्ड मॉर्निंग को, मतलब कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी उस टाइम पे, तो ऐसे में जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंपॉर्टेंट क्रूशियल मिनिस्टर्स जैसे चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ये सब लोग वर्सेल्स के हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठा होते हैं और जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करते हैं, जिसमें केजर विलियम वन को प्रूशियन के अंडर हेड किया गया था। सो जर्मन एम्पायर जो था, अब वो उसका हेड था केजर विलियम वन। सो जर्मनी में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ने प्रूशियन स्टेट पावर के डोमिनेंस को दिखा दिया था, बता दिया था कि भाई प्रूशियन स्टेट जो है वो कितना पावरफुल है। नए स्टेट ने जर्मनी में करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया। प्रूशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस अक्सर बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गई, मतलब जो भी प्रूशिया में होता था वैसा ही पूरे जर्मनी में अप्लाई किया जाता था। अब बच्चों देखेंगे इटली की कहानी, इटली यूनिफाइड। सो जर्मनी की तरह इटली भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की लंबी स्टोरी रखता है, मतलब यहाँ पे भी पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं। इटालियंस कई डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में स्कैटर्ड थे। 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ सर्डिनिया पीडमोंट ही अकेला एक इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था। बाकी सब अलग अलग लोगों के अंडर थे। जैसे नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, सेंटर पोप के रूल में था और सदर्न रीजन्स स्पेनिश बर्बन किंग्स के डोमिनेशन में था। इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं कर पाई थी और अभी भी कई रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे इटली अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, एक लैंग्वेज भी कॉमन नहीं है ना, और यहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स मिलके इस इलाके को चला रहे हैं। अब बात करते हैं आगे 1830s में ऐसा क्या होता है। आपको पता है जर्मनी में भी एक चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक है। तो दोनों कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। सो 1830s में गुज़ैप मैज़िनी ने एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी, एक यूनिटरी इटली इटालियन रिपब्लिक के लिए, और इसके गोल्स को डिसएमिनेट करने के लिए यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी। आपको पता है कि गुज़ैप मैज़िनी ने पहले ट्राई किया था ना इटली बनाने के लिए, तो उसने सब सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी, अलग अलग चीज़ें की थी, बट वो गोल उस टाइम पे अचीव नहीं हो पाया था। सो 1831 और 1848 में रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स का सारी फेल हो गई थी। उसके बाद सर्डिनिया पिडमोंट के रूलर किंग विक्टर इमैनुअल टू ने इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी ले ली थी। वॉर के जरिए क्या करेंगे, वॉर लड़ेंगे और वॉर लड़ के ही हम सबको यूनिफाई कर देंगे। वैसे ही आपको पता है कि जर्मनी में जब जर्मनी को यूनिफाई करना था तो किसने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी? प्रूशियन स्टेट ने। वैसे यहाँ पे सर्डिनिया पिडमोंट के रूलर ने, किंग विक्टर इमैनुअल टू ने। अब इस रीजन के रूलिंग एलाइट्स के नजरिए से एक यूनिफाइड इटली, बाकी जैसे इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और पॉलिटिकल डोमिनेंस, इस सब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मतलब इटली यूनिफाई हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की पॉसिबिलिटी आराम से हो पाएगी। सो बच्चों अब यहाँ पे बात करते हैं चीफ मिनिस्टर केवॉर की। यहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इटली उस समय ना छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, तो हर स्टेट का अपना अपना अलग राजा था। तो केवॉर जो कि सर्डिनिया पिडमोंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे ना, वो समझ गए थे कि इटली को एक करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत स्टेट की जरूरत पड़ेगी जो सबके साथ सबको एक साथ जोड़ सके। अब केवॉर ने क्या क्या किया था उसको सिंपल वर्ड्स में पहले समझ लेते हैं। उन्होंने अपने स्टेट को स्ट्रांग बनाया, इकोनॉमी, आर्मी और गवर्नमेंट को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने समझा कि सिर्फ अपने दम पर इटली को एक नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती बनाई, क्योंकि उनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी ना अच्छे से, इसलिए। सो केवॉर ने ऑस्ट्रिया को, जो इटली के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके बैठा था ना,
उसको बाहर निकालने की प्लानिंग की। उन्होंने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जंग लड़ी और इटली के कुछ स्टेट्स को आज़ाद कराया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि यहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग लड़ी 1859 में और जीत गए। और उनके चालाक दिमाग और प्लानिंग से धीरे धीरे इटली के कई हिस्सों को एक किया गया। अब जो केवॉर की जो फ्रेंच प्रोफिशिएंसी थी उसने इसमें कैसे हेल्प किया होगा, कैसे एक लैंग्वेज का नॉलेज एक इंसान को हेल्प कर सकता है। सो केवॉर को फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी। अब उस जमाने में फ्रांस यूरोप की एक बहुत बड़ी ताकत था और फ्रेंच भाषा डिप्लोमेसी का एक इम्पॉर्टेंट जरिया थी। केवॉर ने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स का यूज करके फ्रांस के एम्परर, उस टाइम पे नेपोलियन थ्री फ्रांस के एम्परर थे, सो उनकी उनकी बातचीत बातचीत की और उसको इटली की मदद करने के लिए मना लिया। इटली को एक होना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स भी आसानी से हो सके। तो देख सकते हो बच्चों, इस तरह से इस मिनिस्टर ने कैसे अपने देश को एक करने के लिए टैक्टफुली, बिना हथियार उठाए टैक्टफुली अपने देश को एक करने का ट्राई किया। इसमें एक और बंदा है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गुज़ेब गैरिबाल्डी। सो रेगुलर ट्रूप्स के अलावा एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स जो गुज़ेब गैरिबाल्डी की लीडरशिप में थे, ये लोग भी बैटल में उतरते हैं और शामिल हो जाते हैं। 1860 में ये लोग साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में मार्च किए और लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट जीतकर स्पेनिश रूलर्स को वहां से भगा दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम किया गया। लेकिन इटली की बहुत सी पॉपुलेशन जिसमें लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, वो लोग तो पढ़ लिख सकते नहीं थे ठीक से। सो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। सदर्न इटली के पीजेंट जो थे, जो गैरिबाल्डी का सपोर्ट कर रहे थे ना, उनको ये लगा कि जो इटालिया है, ला इटालिया के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था और उन्हें लगा कि ला इटालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ थी। अब बात करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की 4.3 में। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नेशन या नेशन स्टेट का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में नेशन स्टेट की फॉर्मेशन कोई अचानक हमला या फिर किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, ये एक लंबा प्रोसेस था और उस लंबे प्रोसेस का एक रिजल्ट था। सो 18 सेंचुरी के पहले ब्रिटेन में कोई नेशन या फिर ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ था ही नहीं। ब्रिटिश आइल्स के लोगों की प्राइमरी आइडेंटिटीज एथनिक थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ये 4 तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। इन सब एथनिक ग्रुप्स की अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस थी। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशंस की वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ती गई, ये अपनी इन्फ्लुएंस दूसरे आइलैंड्स के नेशंस पर एक्सटेंड कर पाई। मतलब दूसरे के ऊपर ये इन्फ्लुएंस कर पाए क्योंकि इनके पास में पावर और पैसा काफी आ चुका था। सो 1688 में मोनार्की से पावर सीज करके इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक नेशन स्टेट को फॉर्ज किया, मतलब एक नेशन स्टेट बनाया मोनार्की से पावर छीनकर, जिसमें इंग्लैंड सेंट्रल था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे जो यूके हम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें कौन है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जिसका मतलब था कि इंग्लैंड अपनी इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पर इंपोज कर पाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंग्लिश मेंबर से डोमिनेटेड था। ब्रिटिश आइडेंटिटी के ग्रोथ का मतलब था कि स्कॉटलैंड की डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सिस्टमैटिकली सप्रेस की गई। तो एक तरफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनका जो अलग कल्चर है, उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसको सिस्टमैटिकली दबा दिया गया और खत्म कर दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के कैथोलिक क्लेन्स को इंडिपेंडेंस एजर्ट करने पर टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। मतलब जो स्कॉटिश हाईलैंड्स वाले लोग थे, जो कैथोलिक क्लेन्स वाले, ये लोग जब आज़ादी पाना चाहते थे ना, तो इनको बहुत ही बुरी तरह से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को अपनी गेलिक लैंग्वेज बोलने और नेशनल ड्रेस पहनने से रोका गया और उनको फोर्सिबली अपने होमलैंड से निकाला गया। आयरलैंड का भी सिमिलर फेट था। आयरलैंड एक डीपली डिवाइडेड कंट्री था जिसमें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स लोग रहते थे। इंग्लिश ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने में हेल्प की। मतलब इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स लोगों को हेल्प किया कि भाई हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम यहाँ पे डोमिनेट करो सबको। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस को सप्रेस किया गया। तो जहां पे भी ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट कैथोलिक लोग रिवॉल्ट करते तो उनको दबा दिया जाता। वुल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन ने एक रिवॉल्ट किया था जो फेल हो गया। अब उसके बाद आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। एक नए ब्रिटिश नेशन को डोमिनेंट
इंग्लिश कल्चर के प्रोपगेशन के थ्रू फोर्ज किया गया। नए ब्रिटेन के सिंबल्स, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवली प्रमोट किए गए और पुराने नेशंस इस यूनियन में सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में सरवाइव करते रहे। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि किस तरह से ब्रिटेन ने अपने आप को डोमिनेंस दिखाया अपना, और बाकी सबको उसने सबऑर्डिनेट पार्टनर्स की तरह बना दिया, उनके अंडर शामिल कर लिया। सो बच्चों आप देखते हैं टॉपिक 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। जब किसी राजा को उसके फोटो या मूर्ति के जरिए दिखाना आसान होता है तो एक पूरे देश को कैसे दिखाया जाए। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने इसका हल, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया पर्सोनिफिकेशन से। इसका मतलब था कि उन्होंने देश को एक इंसान के रूप में दिखाया। ज्यादातर देश को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। ये जो महिला का रूप था वो किसी असली औरत का चित्र नहीं था, बल्कि ये एक सोच थी, देश को एक जीवित रूप देने की कोशिश थी। इस तरह की महिला को एलिगोरी कहा गया, जिसमें किसी विचार को एक इंसान के रूप में दिखाया जाता है। ये जो फीमेल फिगर है उसी को हम लोग एलिगोरी बोलते हैं। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय आर्टिस्ट ने महिला की छवि का यूज किया ताकि लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे विचारों को दिखाया जा सके। इन विचारों को कुछ खास सिंबल्स के जरिए दिखाया गया था, जैसे लिबर्टी को लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर से, और जस्टिस को एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई औरत के रूप में तराजू पकड़े होती है। इस तरह की फोटोज आपने देखी होगी। और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी इसी तरह का उपयोग किया देश को दिखाने के लिए। फ्रांस में इस महिला का नाम मैरियन रखा गया। ये नाम एक लोकप्रिय क्रिश्चियन नाम था जो लोगों के देश के सोच को दिखाता था। मैरियन के रूप में लिबर्टी और रिपब्लिक को दिखाया गया था, उसकी क्वालिटीज को दिखाया गया, जैसे लाल टोपी, 3 रंग का झंडा और एक छोटा बैच जिसे हम कॉकेड कहते हैं। मैरियन के पुतले, स्टैचूज को पब्लिक जगहों पर लगाया गया था, पब्लिक स्क्वायर्स पर लगाया गया था, ताकि लोगों के मन में एकता का भाव जगाया जा सके और देश से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। उसकी छवि यानी इमेजेस को सिक्के और टिकट पर भी छापा गया था। इसी तरह जर्मनी में भी एक महिला रूप बताया गया जिसका नाम था जर्मेनिया। तस्वीरों में जर्मेनिया अपने सिर पर शानदार ओक ट्री के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में ओक के पेड़ को वीरता का प्रतीक माना जाता था। मतलब ओक का जो पेड़ था उसे हीरोइज्म का सिंबल माना जाता। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एलिगोरी? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज 2 मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। और दूसरा यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है वो किसका फोटो है? वो है जर्मेनिया का फोटो, राइट? यहाँ पे लिखा है ना जर्मेनिया, फिलिप वेल्ट, राइट? आर्टिस्ट ने पेंटिंग प्रिपेयर की थी जर्मेनिया के लिए, उसमें कॉटन बैनर पे उसने बनाया था, राइट? इसको चर्च ऑफ सेंट पॉल में टांगा जाना था, जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी ना, मार्च 1848 उस टाइम पे। और ऊपर जो आपको फोटो दिया है वो पोस्टेज स्टैम्प 1850 का, जिसके अंदर मैरियन का फिगर बताया गया है फॉर द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। यहाँ पे मैरियन, फिर जर्मेनिया, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और आर्टिस्ट लोगों ने इस एलिगोरी को क्यों चूज किया वो भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ। देखो, मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, एक तरफ यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया हुआ है और उसका सिग्निफिकेंस। बच्चों इसको भी याद कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स में। MCQs के टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ब्रोकन चेन्स, इसका मतलब बीइंग फ्रीड। ये जो फोटो दिख रहा है वो हमने ऊपर डिस्कस किया ये सारा, ठीक है? जर्मन एम्पायर के बारे में है ये। यहाँ पे जर्मनी है, द फॉलन जर्मनी, दैट इज जूलियस हबनेर 1850, शायद इन्होंने बनाया था, आर्टिस्ट का नाम है जूलियस। और उसके बाद जो फोटो है वो है जर्मेनिया का फोटो, ठीक है? इनके हाथ में स्वॉर्ड है, शील्ड है और ये नदी के किनारे हैं। तो ये नदी कौन सी है? राइन नदी है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज। 1860 में इस आर्टिस्ट को
बोला गया था इस इमेज को बनाने के लिए। द इंस्क्रिप्शन ऑन द जर्मन स्वॉर्ड, अब यहाँ पे तो हम लोग नहीं देख सकते ना कि जर्मन स्वॉर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ पे पेंटिंग में क्लियर बताया गया है भाई जर्मन स्वॉर्ड पे क्या लिखा हुआ है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइम। तो जर्मनी की जो स्वॉर्ड है वो जर्मन राइम को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा। सो बच्चों आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, नेशनलिज्म क्या है और इंपीरियलिज्म क्या है। ध्यान से सुनिएगा। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने देश से प्यार करना, राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, और ये मानना कि हमारा देश सबसे अच्छा है और हम सभी लोग एक ही देश के, एक ही परिवार के जैसे हैं। इस तरह की फीलिंग जब होती है तो मतलब आपके अंदर नेशनलिज्म है। जैसे सब क्रिकेट मैच होता है तो हम सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं ना, चाहे हम अलग अलग स्टेट्स के क्यों ना हो, पर मैच के टाइम पे सब एक हो जाते हैं। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो अपने देश से एक स्ट्रॉन्ग और इमोशनल कनेक्शन, इसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो बच्चों आप समझ लेते हैं इंपीरियलिज्म क्या होता है, मतलब साम्राज्यवाद। ये क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक पावरफुल देश अपने से कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है और उस पे अपना रूल चलाने लगता है ना, तो वो है इंपीरियलिज्म। जैसे इंग्लैंड ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था और हम पर अपना हुकूमत, अपना रूल चलाया था, राइट। सो वो हमारे सारे रिसोर्सेस, सोना चांदी, खेत, हमारी फूड, इन सबको अपना फायदा उठाते हुए यहाँ से ले गया था सब कुछ, ठीक है। सारी चीजें अपने फायदे के लिए उसने यूज की थी और हमें अपने हिसाब से चलाते थे। सो इंपीरियलिज्म में एक पावरफुल कंट्री क्या क्या करती है, वो दूसरे कमजोर देश को जीतना चाहती है, उसके सारी चीजें यूज करना चाहती है, उनके लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती है, वहां के लोगों पर अपना नियम, अपना रूल थोपना चाहती है, उनके सारे रिसोर्सेस को लूटना चाहती है। तो शॉर्ट में जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, अपनी पावर दिखाता है, और उसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। सो 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म अपना आइडियलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक फीलिंग खो चुका था और एक नैरो मतलब छोटी और लिमिटेड सोच बन गया था। इस टाइम में नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के प्रति ज्यादा इनटॉलरेंट बन गए थे। इनटॉलरेंट मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त अब कर नहीं पा रहे थे और हमेशा वॉर के लिए तैयार रहने लगे। यूरोपियन पावर्स ने भी अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को आगे बढ़ाने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स का यूज किया और लोगों को मैनिपुलेट किया। मतलब इन लोगों ने सोचा कि हमें भी अब अलग अलग देशों पे कब्जा करना है, उनके रिसोर्सेज को यूज करना है। सो ये जो आम लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको मैनिपुलेट करके हम अपने लिए यूज करेंगे। 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा सोर्स बाल्कन था। बाल्कन्स एक ऐसे एरिया को कहते हैं जो ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन से भरा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग जातियों के, अलग अलग तरह के लोग थे। आज के टाइम में इसमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो जैसे कंट्रीज शामिल हैं। ब्रॉडली ये लोग स्लाव्स कहलाते थे। एक जाति के लोग स्लाव्स के रूप में जाने जाते थे और अभी भी जाने जाते हैं। तो बाल्कन्स का एक बड़ा पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और उस टाइम पे रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज और ऑटोमन एम्पायर के बिखरने की वजह से ये रीजन बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गया था। मतलब डेंजरस और जल्दी लड़ने वाले लोगों जैसा ये एरिया बन गया था। 19वीं सेंचुरी के दौरान ऑटोमन एम्पायर अपने आप को मॉडर्नाइज बनाने और अंदर से मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहा था, लेकिन उस पर बहुत कम सक्सेस मिली उसको। धीरे धीरे उसके यूरोपियन सब्जेक्ट्स, जो भी यूरोपियन जनता है, उसके कंट्रोल में से बाहर जाने लगे थे, अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और आज़ाद डिक्लेयर कर रहे थे। ऑटोमन रूल से अलग हो रहे थे ये सब। बाल्कन्स के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पॉलिटिकल राइट्स के क्लेम और नेशनलिटी के नाम पे हिस्ट्री का यूज किया। सो इन्होंने बताया कि भाई हम लोग पहले से आज़ाद थे और ये तो बाद में तुम लोग आके हमारे पे हुक्म चलाने लगे। इस वजह से उन्होंने प्रूव किया कि वो कभी इंडिपेंडेंट भी थे लेकिन फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में आ गए, सब्जुगेट हो गए, मतलब फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में आ गए। इसीलिए रेबेलियस लोग अपनी लॉस्ट इंडिपेंडेंस, अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। जैसे जैसे अलग अलग स्लाविक ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, बाल्कन्स एरिया में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था।
बाल्कन्स के स्टेट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस थे, मतलब एक दूसरे से बहुत जलन रखते थे और अपने एरिया को बढ़ाने के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए भी रेडी थे। सिचुएशन और ख़राब हो गई क्योंकि बड़े बड़े पावरफुल देश भी इसमें घुसने लगे। इस दौरान यूरोपियन पावर्स के बीच में एक राइवलरी जैसी बढ़ गई। ट्रेड और कॉलोनीज को कंट्रोल करने की राइवलरी और अपनी नेवी को स्ट्रांग दिखाने की राइवलरी बढ़ गई। हर एक पावर जैसे रशिया है, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सब बाल्कन्स में अपना कंट्रोल जमाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। इस वजह से सिचुएशन में वॉर्स का एक सिलसिला शुरू हो गया जो आगे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गया। नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ गया तो यूरोप 1914 में डिजास्टर की तरफ चला गया। लेकिन इसी टाइम पे दुनिया के कई कंट्रीज जो 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनीज बन गई थी, उन्होंने भी ऑपोजिशन शुरू कर दिया, उन्होंने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स डेवलप हुए, मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल शुरू हो गई, जिसमें सभी नेशनलिस्ट लोग अपनी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। मतलब सभी को अपना अपना देश चाहिए था, सभी को अपनी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की फीलिंग मिली और इंपीरियलिज्म के खिलाफ कन्फ्रंट्रेशन हो गया, मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ टकराव शुरू हो गया था। यूरोपियन नेशनलिज्म के आइडियाज हर जगह सेम नहीं हुए, लोगों ने अपने अपने स्पेसिफिक तरीके से नेशनलिज्म को डेवलप किया। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में आइडियाज बन गए। ये आइडिया बन गया कि हर सोसाइटी को एक नेशन स्टेट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब सब जगह पर एक जैसा, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। इस तरीके से नेशन स्टेट्स को एक्सेप्ट किया जाने लगा। सब्जेक्ट नेशनलिटी इसका मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे के रूल में हो। डिक्लेयर करना मतलब घोषित करना होता है। सो ऐसे यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन भी एक वर्ड था ना, कॉन्फ्रंट्रेशन मतलब सीधा टकराव, मतलब आप किसी से सीधा फाइट करते हो, दैट इज आप उसको कन्फ्रंट करते हो। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये पूरा चैप्टर, ये मैराथन जैसा बड़ा चैप्टर फिनिश होता है। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई डाउट हो, कोई आइडिया देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आपके सजेशंस की हेल्प से हम लोग आगे के वीडियोस और बना सकेंगे। ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो है। सो आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप इसमें कोई भी सजेशन दो, कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा था, क्या खराब था। वी विल बी रेडी टू वर्क अपॉन दैट। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।